नमस्ते बच्चों। आज हम आपके चैप्टर 4 पॉलिटिकल साइंस का लास्ट पार्ट स्टडी करेंगे बेटा। दिस इज़ द लास्ट पार्ट फॉर यू। और इसमें हम भारत के रिलेशंस पढ़ेंगे, इंडिया रिलेशन विद देयर नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स। तो इन रिलेशन को स्टडी करने का हमारा मोटिव क्या रहेगा बच्चे, ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनको, कि जो हमने अभी यूरोप में अपने कोल्ड वॉर वाले फर्स्ट चैप्टर में हमने जो है यूरोप के देशों के रिलेशन स्टडी किए, ऐसे ही अपने साउथ एशिया वाला जो रीजन है हमारा, दक्षिण एशिया वाला जो क्षेत्र है, वहाँ भारत की क्या स्थिति है और हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे कैसे संबंध रहे हैं स्टार्टिंग से लेके, और अगर हम कंटेम्प्रेरी एक्सपीरियंस की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। इसको पढ़ने के लिए यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों को हमने पहले से ही इस चैप्टर में ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। इस पार्ट को आप अच्छे से स्टडी करेंगे विद योर बुक एंड आल्सो मेक द क्वेश्चन आंसर्स। हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 5. वी एक्चुअली कंटिन्यू दिस चैप्टर. दिस इज पार्ट 2, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया. ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमने समझा था कि साउथ एशिया जो आपका दक्षिण एशिया है वो है क्या। मेनली जो आपको ये यहाँ पे इस मैप में जो दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मैप में, ओके, तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं मेनली साउथ एशिया से रिलेट करती हैं। एक बार दोबारा से इनके नाम हम रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज़ पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। ओके, तो इन कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनके रिलेशंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और सेपरेटली हमने अपने फर्स्ट वीडियो में सबकी जो एक पॉलिटिकल सिस्टम को हमने डिस्कस किया था कि वहाँ जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो प्रेजेंट में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पर है इन सारी कंट्रीज़ में, उसको अचीव करने में कौन कौन सी प्रोसेस जो है इन कंट्रीज़ को फॉलो करनी पड़ी, वो ऑलरेडी हम अपनी फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज़ द सेकंड पार्ट, और इसमें सबसे पहला आपका जो टॉपिक है दैट इज़ इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट. यू आर ऑल नो that India-Pakistan conflict starting varied from 1947. ओके, तो 1947 में जब से भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बने थे, तब से ही दोनों के बीच में संघर्ष जो है वो चला आ रहा है। जिससे रिलेटेड पिक्चर भी आपकी बुक्स में देखो, जैसे ये दी हुई है कि बंकर्स के बीच में जो है इन दोनों की मीटिंग्स हो रही है। मीन्स ये हमेशा युद्ध को तैयार रहते हैं। मेनली बात करें हम पाकिस्तान की, तो इनका जो कन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? Over the issue of Kashmir, India and Pakistan are fighting since independence. ठीक है, तो मेन इशू क्या रहा है इनमें? कश्मीर का जो एक मुद्दा रहा है, जिसकी वजह से दोनों ही नेशन आपस में जो है हमेशा एक वॉर में इन्वॉल्व रहते हैं. There has been 4 wars in 1947, actually in 1948, ठीक है, 1965, in 1971 over the Bangladesh crisis that led to the creation of Bangladesh, एंड द करगिल वॉर ऑफ 1999. ओके, तो मेनली ये 4 युद्ध जो है दोनों के बीच में हुए हैं, और जो मुद्दा है वो सेम कश्मीर इशू का जो रहा है. तो कश्मीर इशू पैदा कब हुआ, क्यों ये बना? तो जब पाकिस्तान बन रहा था 1947 में, उससे पहले इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट हुई थी. वो सारा हम अपने सेकंड चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में, कि कैसे हमारे जो लौह पुरुष थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया, दैट इज़ वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कैसे सारी रियासतों को, 565 रियासतों को जो है भारतीय यूनियन में शामिल किया. ठीक है, लेकिन जो कश्मीर था उस टाइम पे वहाँ के राजा थे हरी सिंह. ठीक है, तो उसको कश्मीर को वो यहाँ पर इन्वॉल्व करने में, यहाँ जो है कश्मीर की मुद्दे की जब हम बात कर रहे हैं, तो कश्मीर के जो राजा हरी सिंह थे, उसने जो है उस पावर ऑफ अटॉर्नी पे, या हम कहें जो असैसिनेशन एक एग्रीमेंट था भारतीय यूनियन में मिलने का, उस पर वो साइन नहीं कर पाए थे. ठीक है, दैट्स वाई ये जो है एक कन्फ्लिक्ट का इशू बना रहा कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है या वो हिंदुस्तान का हिस्सा है. ठीक है, क्योंकि मेनली वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम भी है और हिंदू भी है. तो दैट्स वाई ये मुद्दा जो है इसमें बना हुआ है शुरू से ही. देर आर कन्फ्लिक्ट्स ओवर स्ट्रेटेजिक इश्यूज लाइक द कंट्रोल ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर एंड द इक्वेशन ऑफ आर्म्स. ओके,
तो सियाचिन ग्लेशियर पे हक जमाने के पीछे भी इन दोनों में लड़ाई जो होती रहती है। द 1998 न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया वॉज रिस्पॉन्डेड बाय पाकिस्तान विद अ न्यूक्लियर टेस्ट इन चंगाई हिल्स सून आफ्टर। और जैसे ही भारत ने एक अपनी परमाणु शक्ति का परीक्षण किया, परमाणु बम बनाने शुरू किए, उसके साथ ही पाकिस्तान ने भी 1998 में अपना जो है परमाणु परीक्षण इंडिया की राह पर चलते हुए ही किया। यानी दोनों में आर्म्स रेस एक तरह से चली रहती है, जो हमने कोल्ड वॉर यूएसए और यूएसएसआर में पढ़ी थी। तो अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो ये जो कोल्ड वॉर है ये भारत और पाकिस्तान में हमेशा जो है वो बनी रहती है। तो ये इशू है, ठीक है। पाकिस्तान हैज़ बीन एडिंग द कश्मीरी मिलिटेंट्स विद आर्म्स एंड हैज सेंट टेररिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर टू कंडक्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ लाइक पुलवामा एंड पार्लियामेंट अटैक। ठीक है, हम सबको पता है कि जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हैं पाकिस्तान जो है हमेशा वो भारत के खिलाफ करता रहता है। और कश्मीर में भी इसने अपनी एक पूरी मिलिट्री फोर्सेस तैयार की है, जिसको ये पूरी एक तरह से उनको प्रैक्टिस करवाता है, ट्रेनिंग देता है, हथियार उनको देता है, आर्म्स। ठीक है, और पुलवामा अटैक जो बिल्कुल अभी रिसेंटली जो एक पाकिस्तान के द्वारा किया गया एक टेररिज्म अटैक है, ठीक है, हमारी पार्लियामेंट पे अटैक किया था पाकिस्तान के आतंकवादियों ने। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी पाकिस्तान जो है अपनी इन एक्टिविटीज़ को करने से बाज नहीं आता है। पाकिस्तान आल्सो एडेड द खालिस्तानी मिलिटेंट विद आर्म्स एंड अम्यूनिशन इन इंडिया। ठीक है, तो खालिस्तान की मांग करने वाले जो सिख थे, पंजाब के जो सिख थे, जैसे कि पाकिस्तान की मांग इन मुस्लिम लीग ने की थी और पाकिस्तान बना था 1947 में, बिल्कुल ऐसे ही सिख जो हैं वो पंजाब का जो हिस्सा है उसको भारत से अलग करना चाहते थे। ठीक है, और उसे वो बनाना चाहते थे खालिस्तान, यानी सिखों का एरिया। तो उनको भी, उन खालिस्तान जो आर्मी है उसको भी ये बहुत पूरी तरह से सपोर्ट करता है, आर्म्स वगैरह जो है वो देता है। इट्स स्पाई एजेंसी द इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI is involved in various anti-Indian campaigning in India's north east through बांग्लादेश एंड नेपाल। ठीक है, तो पाकिस्तान की जो इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है यानी ISI जिसको हम कहते हैं, मेनली वो आतंकवादी संगठन है। ठीक है, तो वो हमेशा जो है वो भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान वो बनाता ही रहता है। और बात हम कर रहे हैं बांग्लादेश के बॉर्डर की, और नेपाल का जो बॉर्डर है हमारा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी जो बॉर्डर है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है घुसपैठ करने की कोशिश ये करते रहते हैं। पाकिस्तान ब्लेम्स इंडिया टू फ्लोरिश ट्रबल इन सिंध एंड बलूचिस्तान। और पाकिस्तान हमेशा जो है ब्लेम वो भारत को करता रहता है, आरोप लगाता रहता है कि कैसे सिंध का जो एरिया है, ठीक है, पंजाब और गुजरात और बलूचिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर भारत जो है इंटरफेयर कर रहा है। बोथ द कंट्री वर इन कॉन्फ्लिक्ट ओवर द शेयरिंग ऑफ द इंडस वाटर। तो जो सिंधु नदी का जो पानी है ठीक है, उसके ऊपर भी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहा था। इवेंचुअली विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक, इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960। ठीक है, जो इंडस जो रिवर है उसके लिए इनको समझौता भी एक करना पड़ा, एक एग्रीमेंट साइन जो है वो वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से दोनों में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1960 में, जिसकी वजह से थोड़ी जो प्रॉब्लम है वहाँ की सॉल्व हुई थी। द टू कंट्रीज आर नॉट इन एग्रीमेंट ओवर द डेमोक्रेशन लाइन इन सर क्रिक इन द रन ऑफ कच्छ। तो ये गुजरात में है, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, तो वहाँ के बॉर्डर पे भी इनमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा। इन द रिसेंट पास्ट टेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ escalated, leading to the shaping of diplomatic and even cultural ties between the two nations। इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दोनों में, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों में ट्राई नहीं होता है, कुछ कोशिशें नहीं की जा रही हैं शांति व्यवस्था बहाल करने की। उसके लिए बस सेवा भी चलाई गई है और रेल सेवा भी चलाई गई थी, लेकिन हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि इसका जो परिणाम है, जो ये सोचते हैं दोनों कंट्रीज़ की कुछ अच्छे परिणाम इस चीज़ के निकले, जो एक संधि वार्ताएं होती हैं या शांति के लिए जो बातचीत की जाती है, तो उसका जो है परिणाम हमेशा नेगेटिव वे में ही होता है। ठीक है, सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो आपको पता है हमने पीछे अपने सारे चैप्टर में डिस्कस किया है कि बांग्लादेश की फॉर्मिंग ही इंडिया की वजह से हुई थी, यानी भारत की वजह से ही बांग्लादेश को अपना जो एक प्रेजेंट
एक एरा है, यानी वर्तमान काल में जो बांग्लादेश बना है वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था 1971 तक। तो उसको अपना जो अब वर्तमान रूप मिला है वो भारत की वजह से ही मिला है, ठीक है। बट इवन फिर भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो होते ही रहते हैं, जैसे कि पड़ोसी देशों में होते हैं, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या थे इनमें? सबसे पहले इलीगल इमिग्रेंट्स। तो इलीगल मतलब गैर कानूनी रूप से जो बांग्लादेशी हैं वो भारत की सीमा में दाखिल हो जाते हैं एज अ रिफ्यूज़ी, जिसे हम कहें, बनकर वो कभी भी जो है बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं। सपोर्ट फॉर एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटल्स ग्रुप, ठीक है। अब वहाँ पर जो है एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटल्स ग्रुप बना हुआ है एक बांग्लादेश में, जिसे हम कहें, यानी कि भारत के विरोध में, ठीक है। इस्लाम के लोगों को, यानी मुस्लिम जो लोग हैं उनको अधिकार दिलाने के लिए भारत के विरोध में जो ग्रुप वहाँ पर चलाया जा रहा था कि भारत के भी जो मुस्लिम हैं वो भी उनको ज्वाइन करते हैं। दैट्स वाई भारत में कई बार ऐसी व्यवस्थाएं, अशांति फैलाने के लिए आंदोलन जो किए गए हैं, जिसको सपोर्ट किसके द्वारा किया गया है? बांग्लादेश के मुस्लिम लोगों के द्वारा। रिफ्यूज़ल टू अलो द इंडियन मिलिट्री टू मूव थ्रू इट टेरिटरी द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उसमें नागालैंड है, नेपाल के साथ लगती हुई जो सिक्किम जैसे छोटे छोटे हमारे जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं हमारी जो स्टेट हैं, उत्तर पूर्वी जो स्टेट हैं, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं हमारे, वहाँ से रेगुलरली बांग्लादेश को जो है वे चाहिए, रास्ता चाहिए, ठीक है। तो उसके ऊपर डिस्प्यूट होते रहते हैं। ब्लेम करता है बांग्लादेश हमेशा कि उत्तर पूर्वी स्टेट से जो रास्ता दिया जाना चाहिए वो इनको नहीं दिया जा रहा है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, सीमा की जो एक संघर्ष है सीमा पार करने का, और सीमा पर जो टैक्सेस लगाने का, टैरिफ्स लगाने का, ट्रेड फेयर का, वो जो है चलता रहता है। बांग्लादेश हैज़ ब्लेम्ड इंडिया फॉर एक्टिंग एज अ रीजनल बुली। तो रीजनल बुली मीन्स हम कहेंगे कि एक बड़े आकार का बैल, ठीक है। अब साउथ एशिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है भारत जो है वो इनमें सबसे बड़ा है, एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी, और विद द स्पीड ऑफ डिप्लोमेटिक एंड डेवलपमेंट इरा, ट्रेड फेयर, ओके। तो सारी चीज़ों में जो भारत है वो सबसे आगे है। तो क्या ब्लेम करता है बांग्लादेश कि ये जो है एक अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपना प्रभुत्व जो है पूरे साउथ एशिया पर दिखाने की कोशिश जो है वो इंडिया कर रहा है, ठीक है। अब कोऑपरेशन के मैटर कौन से हैं? ये तो आपके कॉन्फ्लिक्ट के मैटर थे। कोऑपरेशन यानी सहयोग दोनों कंट्रीज़ का कहाँ कहाँ बना हुआ है। इकोनॉमिक रिलेशंस, यानी स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, जब बांग्लादेश की फॉर्मिंग की हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश जब बना था, ठीक है, फॉर्म हुआ था, तो उस टाइम पे भारत के साथ रिलेशन काफ़ी हद तक जो है इसके सुधर गए थे। उससे पहले बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हुए थे क्योंकि उस टाइम वो पाकिस्तान के अंडर था, ठीक है। तो उसके बाद जो है इनके आर्थिक संबंध भी बने, यानी ट्रेड फेयर भी इनमें आपस में जो है बढ़ गया। बांग्लादेश इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ लुक ईस्ट पॉलिसी। तो इंडिया की एक पॉलिसी थी पूरब की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी, यानी वेस्टर्न कल्चर को छोड़ो और अपना जो कल्चर है, ठीक है, पूरब की अगर हम बात कर रहे हैं तो यूएसएसआर की नीति, यानी साम्यवाद की नीति, उसको अपनाने की जो पॉलिसी है वो इंडिया ने अपनाई थी। तो उसको जो है बांग्लादेश काफ़ी सपोर्ट करता था, ठीक है। ऑन डिसास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़, तो ये जितने भी एक आपदाएं आती हैं, ठीक है, उनमें ये हमेशा साथ मिलकर खड़े रहते हैं दोनों देश। और जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, जो पर्यावरण को एक सुरक्षा प्रदान करने वाले जो इशू हैं, तो दोनों की एक राय हमेशा इनमें होती है, ठीक है। तो मेनली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पाकिस्तान के साथ है। बांग्लादेश के साथ आफ्टर द फॉर्मिंग ऑफ बांग्लादेश इन 1971 द कोऑपरेशन इरा इज़ इंक्रीज, ठीक है, एज कंपेरिजन टू कॉन्फ्लिक्ट इरा, ओके। तो बांग्लादेश के साथ अब हमारे जो संबंध हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो प्रोग्रेसिव वे में हैं, अच्छे हैं। नेक्स्ट है आपका इंडिया एंड नेपाल। कॉन्फ्लिक्ट के जो मुद्दे रहे हैं, यानी संघर्ष के जो मुद्दे रहे हैं वो कौन से हैं? वार्म रिलेशनशिप बिटवीन नेपाल एंड चाइना। सबसे पहले जो नेपाल और चाइना की अगर हम बात करें, देखो चाइना को हम साउथ एशिया में काउंट नहीं करते हैं, बट चाइना जो है वो स्टार्टिंग से ही भारत के ऑपोजिट काम करता है, ठीक है। वो इंडिया से हमेशा ही उसकी जो है वो एक आफ्टर द वॉर ऑफ 1962, क्योंकि उससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने पूरी कोशिश की थी कि अच्छे रिलेशन जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएँ चाइना के साथ, अच्छे रिलेशन बनाए जाएँ। बट 1962 वॉर के बाद
हमें जो है चाइना की नीतियों से हमेशा संभल कर ही रहना पड़ा, दैट्स वाई उस पर विश्वास नहीं हम कर सकते। तो नेपाल के जब रिलेशन जो है उसका झुकाव जब चाइना की तरफ हो जाता है तो ऑपोजिट बात है कि हमें अच्छा नहीं लगता, भारत को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। माओइस्ट एक्टिविटीज़ इन नेपाल, नेपाल में जो माओवादी हैं उसकी वजह से हमारे उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वहाँ पर भी अशांति व्याप्त हो जाती है, ठीक है। यानी वहाँ पर भी प्रोटेस्टेड जो है वो आ जाते हैं और वहाँ की व्यवस्था को वो ठीक से नहीं चलने देते। नेपाल ब्लेम्स इंडिया ऑफ इंटरफेरेंस इंटरनल अफेयर्स। अब नेपाल क्या कहता है भाई भारत के बारे में कि वो उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। एक्सेस टू सी एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इट्स रिसोर्सेज, ठीक है। एक्सेस टू सी यानी अब देखो नेपाल को अगर सी तक आना है, जैसे कि हम इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, बे ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आने के लिए भारत में से रास्ता चाहिए, इंडिया में से वे चाहिए। तो अक्सर वो ब्लेम ऐसे करता है कि हाँ भारत जो है वो उसे वहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा है, ठीक है। कॉपरेशन के इश्यूज कौन से हैं? अ ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज अलो द सिटीजन ऑफ बोथ द कंट्रीज टू ट्रैवल एंड वर्क इन द अदर कंट्रीज। दोनों ही देशों के बीच में ट्रीटी हुई है वीज़ा को लेकर कि बिना किसी स्पेशल वीज़ा के वो दोनों ही एक दूसरे की कंट्री में आ जा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, वहाँ के लोग जो है नौकरी भी कर सकते हैं, ओके। ट्रेड, साइंटिफिक कॉपरेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो ये कुछ मुद्दे हैं व्यापार की अगर हम बात कर रहे हैं, और वैज्ञानिक सहयोग की बात कर रहे हैं, और बिजली पैदा करने वाली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी ट्रीटीज़ दोनों देशों के बीच में हो चुकी हैं, ओके। नेक्स्ट, इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया एंड श्रीलंका, फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट्स, संघर्ष क्या रहे हैं, ठीक है। आफ्टर द मिलिट्री इन्वेंशन इन 1987 इंडिया फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट। यानी 1987 में हमने अभी पिछली वीडियो में अपने पढ़ा था कि श्रीलंका में भारत ने अपनी शांति सेना भेजी थी, ठीक है, पीस कीपिंग फोर्सेस जो है वहाँ भेजी गई थी। तो उसके बाद वो चीज़ जो है श्रीलंका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उनको लगा कि इंटरफेयर उसके जो है एक किया जा रहा है उसके अंदरूनी मामले में। दैट्स वाई भारत ने कौन सी नीति अपनाई कि अब किसी भी तरह का जो है इंटरफेयर उनकी किसी भी चीज़ में, किसी भी पॉलिसी में या उनके किसी भी सिस्टम में नहीं किया जाएगा। तो इसलिए कॉन्फ्लिक्ट का कोई मुद्दा रहा ही नहीं, ठीक है। तो 1987 के बाद कोई ज़्यादा संघर्ष वाली बात दोनों कंट्रीज़ के बीच में नहीं हुई है। तो कॉपरेशन, इंडिया साइंड FTA विद श्रीलंका, फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। श्रीलंका के साथ हमने जो है फ्री ट्रेड एरिया यानी व्यापार मुक्त, जिसमें हम मुक्त रूप से व्यापार कर सकते हैं, वो जो है ट्रेड हमारी साइन हो रही है कि दोनों ही देश एक दूसरे देशों में जाकर यहाँ के लोग जो हैं वो नौकरी कर सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन बाय इंडिया हैज़ ब्रॉट द टू कंट्रीज टुगेदर। तो सुनामी की अगर हम बात करें, क्योंकि आपको पता है कि वो एक द्वीपीय देश है, ठीक है, आइलैंड कंट्री है, तो समुद्र में जो है सुनामी लहरें जब भी आती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हो जाती हैं। तो उसके लिए वहाँ जो कंस्ट्रक्शंस का काम है उसमें भारत और श्रीलंका हमेशा जो है वो साथ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट इज़ इंडिया एंड भूटान। तो इंडिया और भूटान की अगर हम बात करें, भूटान बहुत छोटा सा देश है और स्टार्टिंग से ही पास्ट की अगर हम बात करें वो शांति प्रिय देश रहा है, नो मेजर कन्फ्लिक्ट, दैट्स वाई दोनों में कोई ज़्यादा कन्फ्लिक्ट के इशू जो है वो नहीं रहे हैं। भूटान हेल्प इंडिया टू वीड आउट गोरिल्लाज एंड मिलिटेंट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो भूटान ने अब यहाँ पर जो है हेल्प की आपको बात बताई जा रही है कि कैसे कॉपरेशन दोनों में हुआ। भूटान ने हमेशा जो है वो भारत की हेल्प की है जब भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यानी कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जब भी कोई मिलिटेंट ग्रुप उठे हैं और वहाँ पे गुरिल्ला वार जो वहाँ के गुरिल्ला थे, ठीक है, उन्होंने अपने सैनिक संगठन बना लिए थे, तो उनको जो है हटाने में, उनको कम करने में भूटान ने हमेशा जो है भारत की हेल्प की है। इंडिया इज़ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट एड टू भूटान। तो भूटान के लिए भारत जो है हमेशा से वो विकास का एक स्तर रहा है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमेशा वो डेवलपमेंटिंग पे पर जो है अपना एक जिसे कहते हैं कि सफलता के रास्ते पर विकास की ओर वो बढ़ रहा है। इंडिया इज़ इन्वॉल्व्ड इन बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इन भूटान। तो भारत ने अपना एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट यानी पानी से बिजली बनाने का एक जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो भूटान में खोला है, ठीक है। इंडिया एंड मालदीव्स। मालदीव्स एज यू नो श्रीलंका की तरह ही एक द्वीपीय देश है, एक आइलैंड कंट्री है। इंडिया एंड मालदीव शेयर वार्म रिलेशन, इनके रिलेशन जो है हमेशा से ही बहुत अच्छे रहे हैं।
कोई आज तक इनमें कोई संघर्ष जो है वो नहीं हुआ है। इन नवंबर 1988 द इंडियन मिलिट्री हेल्प मालदीव्स अगेंस्ट द श्रीलंकन तमिल मर्सिनेरियस। तो नवंबर 1988 में जो है वो भारत ने मालदीव की हेल्प की थी जब श्रीलंका के तमिल लोगों ने वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। इंडिया हैज़ हेल्प मालदीव्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड फिशरीज। ठीक है, तो भारत हमेशा से ही मालदीव की हेल्प करता रहा है, चाहे वो टूरिज़्म हो। ठीक है, टूरिज़्म आपको पता है कि जब अलग अलग देशों से जो यात्री हैं वो यात्राओं पर निकलते हैं, घूमने के लिए आते हैं दूसरे देशों में। ठीक है, तो मालदीव क्योंकि एक आइलैंड कंट्री है तो टूरिज़्म का जो एक व्यवसाय है, ठीक है, वो वहाँ पर काफ़ी अच्छा है। और फिशिंग की अगर हम बात करें तो उस चीज़ में जो है हमेशा से ही भारत ने मालदीव की हेल्प की है। ठीक है, अदर कन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन, तो इसके अलावा हम छोटे छोटे और जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो हम थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं। नेपाल एंड भूटान, तो इसके अलावा यानी भारत के अलावा जो और छोटे छोटे संघर्ष इन देशों में होते रहते हैं उसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। 2 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के अलावा साउथ एशिया के जो देश हैं उनमें आपस में जो छोटे छोटे संघर्ष रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। नेपाल एंड भूटान आर इन कन्फ्लिक्ट ओवर द माइग्रेशन ऑफ एथनिक नेपालीज इनटू भूटान। तो नेपाल और भूटान में क्या इशू रहा है हमेशा से ही कि नेपाल के जो लोग हैं वो भूटान में माइग्रेट कर लेते हैं, भूटान के गवर्नमेंट के परमिशन लिए बिना ही वो नेपाल के अंदर आ जाते हैं और वहाँ बस जाते हैं। ठीक है, बांग्लादेश एंड म्यांमार आर इन कन्फ्लिक्ट ओवर द माइग्रेशन ऑफ रोहिंग्यास। तो बांग्लादेश और म्यांमार में क्या प्रॉब्लम है, एक रोहिंग्या लोग होते हैं, रोहिंग्या एक समुदाय है जो मेनली बांग्लादेश में है और म्यांमार में है बहुत ज़्यादा। तो रोहिंग्यास को लेकर, इनके माइग्रेशन को लेकर ये जो है इन्होंने अपना एक मिलिट्री ग्रुप भी बनाया था, यानी एक सैनिक समुदाय भी बना लिया था, जो कि वॉर भी इनका चला है म्यांमार और बांग्लादेश का रोहिंग्या को लेकर। तो ये इशू इनमें रहा है। बांग्लादेश एंड नेपाल हैव हैड डिफरेंट ओवर द फ्यूचर ऑफ द हिमालय रिवर वाटर। बांग्लादेश और अगर नेपाल की हम बात कर रहे हैं तो हिमालय रिवर्स यानी हिमालय रीजन से जो नदियाँ आती हैं उनके पानी को लेकर इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सार्क, पीस एंड कोऑपरेशन। यानी अभी तो हमने कॉन्फ्लिक्ट भी पढ़े, थोड़े थोड़े कोऑपरेशन एरियाज भी हमने पढ़े। तो मेनली अब जो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ने जा रहे हैं लाइक EU, लाइक आसियान, ओके, ब्रिक्स हमने पढ़ा, वो सारे जो हैं एक यूरोप के ऑर्गेनाइजेशन थे। ठीक है, आसियान की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आपका साउथ ईस्ट एशिया है ना, तो वो आपका थोड़ा सा साउथ वेस्ट एशिया का था जिसमें सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया ये सारी कंट्रीज़ थी। तो अभी हम ये जो पढ़ने जा रहे हैं सार्क, दैट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज़। ठीक है, दक्षिण एशिया के देशों का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन जो बना है जिसका नाम है सार्क। फुल फॉर्म इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ओके, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, अब ये कैसे बना, क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, वो सारा हम इसमें क्लियर करेंगे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन फॉर्म्ड इन दिसंबर 1985 बाय बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ठीक है, तो मेनली ये वही कंट्रीज़ है जिसके बारे में अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं। इट इज़ अ मेजर रीजनल एसोसिएशन बाय साउथ एशियन स्टेट टू इन्वॉल्व कोऑपरेशन थ्रू मल्टीलेटरियल मीन्स। अफगानिस्तान ज्वाइंट सार्क इन 2007। तो मेनली इन कंट्रीज़ ने मिलकर सार्क को बनाया ताकि एक दूसरे के साथ ये सहयोग कर सके और एक दूसरे के साथ ट्रेड फेयर अच्छे से कर सके, एक दूसरे की डेवलपमेंट में हेल्प कर सके, ताकि पास्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो संघर्ष चल रहे थे, उन्हें हटाया जा सके। और अफगानिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था 2007 में। ओके, 1985 में इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट इसकी जो हो गई थी, इसको बना दिया गया था और अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था 2007 में। द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन इन साउथ एशिया वाज फर्स्ट रेज्ड बाय जियाउर रहमान। जियाउर रहमान की अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश के थे। तो सबसे पहले इनका ये आइडिया था, द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश इन 1980। ठीक है, इनका आइडिया था कि ऐसा एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसमें कि बस हम आसपास की कंट्रीज जो साउथ एशिया में हैं वो हों। In 1983, in a summit meeting in New Delhi, the declaration regarding the formation of SAARC was adopted. Okay, तो 1983 में दिल्ली में जो एक डिक्लेरेशन हुई थी जिसमें सार्क को अडॉप्ट करने की, बनाने की जो एक डिक्लेरेशन है वो कर दी गई थी।
फैक्टर कॉजिंग द बर्थ ऑफ सार्क, अब इस क्या कारण रहे इसको बनाने के, क्या फैक्टर्स रहे। सेंट्रल लोकेशन ऑफ साउथ एशिया इन एशिया, फर्स्टली अब ये सेंटर में थी सारी कंट्रीज, ठीक है, एशिया के सेंटर में ये कंट्रीज थी सारी, और आसपास के जितने भी रीजन थे उन्होंने अपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना लिए थे, जैसे हमने पढ़ा अभी पिछले अपनी वीडियोस में, ठीक है। तो अब यहाँ भी ज़रूरत थी कि ये जो आपस में एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं ये कंट्रीज, जो दक्षिण एशिया की ये कंट्रीज़ हैं, ये देश हैं जिनकी की सीमाएं भी आपस में मिली हुई हैं, तो इनको एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बना के चलना है। दैट्स वाई सेंटर पोजीशन में ये एशिया में ये कंट्री थी और इनको जो है अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए। ऑल कंट्रीज गेन्ड इंडिपेंडेंस आफ्टर वर्ल्ड वार II, जितने भी ये कंट्रीज हैं इनको लगभग सबको ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज़ादी मिली थी। ऑल कंट्रीज शेयर सेम कल्चर बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री सिंस ऑल वर अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, सबकी हिस्ट्री एक जैसी थी, इतिहास सबका एक जैसा था, क्योंकि इन सारी कंट्रीज पर किसका रूल था, ब्रिटिश जो है साम्राज्य का रूल था। ओके, द रीज़न इन मोस्टली पुअर एंड ओवर पॉपुलेटेड, तो ये सारा ही रीज़न जो था वो गरीब था और ओवर पॉपुलेटेड था, ठीक है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन ऑल दिस कंट्री इज़ एग्रीकल्चर, तो अगर यहाँ की अगर हम उसकी मेन सोर्सेज ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं मेनली, तो इनका सबका ही व्यवसाय क्या था, काम क्या था, एग्रीकल्चर था। ओके, 5 एरियाज ऑफ कॉपरेशन, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, टेलीकम्युनिकेशन, साइंस, मेट्रोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, तो ये एरियाज थे जहाँ पर इन दोनों को आपस में सहयोग करना था। फर्स्टली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी मानवीय संसाधन, मानव को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो बाहर से लोग आ रहे थे काम करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करना था कि अपने ही देश में एजुकेशन का स्किल इतना ज़्यादा बनाया जाए ताकि बाहर ना जाना पड़े यहाँ के लोगों को। ओके, ट्रांसपोर्टेशन, यानी आपस में एक दूसरे के साथ, कंट्री के साथ यातायात के साधनों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है डेवलप किया जा सके। हेल्थ एंड पॉपुलेशन, यानी स्वास्थ्य जो है, जनसंख्या की जो एक स्वास्थ्य एक्टिविटीज़ हैं, स्वास्थ्य प्रक्रियाएं हैं, उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। टेलीकम्युनिकेशन और वैज्ञानिक और तकनीकी की अगर हम बात करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी शिक्षा बच्चों को दी जाए ताकि साइंस का जो एक साइंस एरा है, स्पेस सिस्टम है, इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सके, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ कर रही थी। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि व्यवस्था में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुधार लाया जा सके, ठीक है। और रूरल डेवलपमेंट तभी किया जाएगा जब लोग जो हैं पढ़ लिख जाएंगे, एजुकेशन के सहारे वो एग्रीकल्चर यानी कृषि कार्य को भी बहुत अच्छे से कर सकेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। दक्षिण एशिया में जितने भी ये देश थे आसपास के, सब में जो है आपस में इनकी आपस के सहयोग से जो है एक ऐसी स्ट्रेंथन, एक शक्तिशाली जो एक व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो डोमिनेंस हो गया है, उनका प्रभुत्व हो गया है हर चीज़ पर, उनको ख़त्म किया जा सके। टू कंट्रीब्यूट टू डेवलप म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी आपसी जो विश्वास है इन देशों का वो बनाया जाए। अंडरस्टैंडिंग एंड एस्पिरेशंस ऑफ द अनदर प्रॉब्लम, और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाए, सिर्फ एक फॉर्मली वे ना हो, फॉर्मली यानी सिर्फ एक ये नहीं कि औपचारिक तौर पर मीटिंग्स की मिले, नहीं, ये जो है फेस टू फेस इंटरेक्शंस, ओके, यानी बातचीत हो, हर समस्या को बातचीत से जो है वो हल किया जा सके। ओके, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना तो बहुत ज़रूरी होता है, यानी मुक्त व्यापार समझौता करना आसपास के देशों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें ये व्यवस्थाएं जो हैं, यानी फ्री ट्रेड एरिया अगर हमें अपने आसपास नहीं मिलेगा तो हम फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएंगे, ठीक है, फिर हम बाहर जाएंगे तो हमारा ज़्यादा प्रोडक्ट जो है कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम अपनी जो हमारे बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारे आसपास के देश हैं, वहाँ हम एक जो है FTA यानी फ्री ट्रेड एरिया जो है वो एक इस्टेब्लिश कर सकें। द साफ्टा, ओके, शॉर्ट में हम इसे कहते हैं साफ्टा, फुल फॉर्म इज साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि सार्क ऑर्गेनाइजेशन ने ही साइन किया था। द साफ्टा एग्रीमेंट वॉज साइंड ऑन 6 जनवरी 2004 ड्यूरिंग द 12th सार्क समिट हेल्ड इन इस्लामाबाद। ओके, इस्लामाबाद पाकिस्तान में, तो वहाँ इसकी 12वीं बैठक हुई थी, ठीक है, जहाँ पर जो है साफ्टा एग्रीमेंट पर साइन किया गया था। द एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 2006 एंड द ट्रेड लिबरलाइजेशन प्रोग्राम TLP, यानी कि
व्यापार को उदार करना, व्यापार में उदारीकरण की प्रक्रिया। ओके, कॉमन्स फ्रॉम 1 जनवरी 2006, 2006 से जो है ये क्रियान्वयन में आ गया था, इसको लागू कर दिया गया था। साफ्टा एम एट लोअरिंग ट्रेड टैरिफ्स, ओके सॉरी, ट्रेड टैरिफ्स, टैरिफ्स होते हैं बेटा टैक्स, यानी एक दूसरे के देश में व्यापार करने पर टैक्स जो है वो कम से कम लगाए जाए। द आइडिया बिहाइंड साफ्टा इज दैट अ न्यू एरा ऑफ रिलेशनशिप of peace and cooperation will emerge in South Asia countries allow free trade amongst their borders. ओके, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था साफ्टा का, कि एक दूसरे से सहयोग बनाया जाए। जब एक दूसरे के देशों में जाकर व्यापार किया जाएगा, ठीक है, कम से कम टैक्सेस को लेकर, तो उससे जो रिलेशन है उनमें हार्मनी आएगी, यानी वो सौहार्द बनेंगे। दिस इंटरडिपेंडेंस वुड इवेंचुअली मिटिगेट कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। ये जो इंटरडिपेंडेंस होगी, यानी एक दूसरे के ऊपर जब निर्भर रहेंगे, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चले आ रहे हैं, ठीक है, ये जो संघर्ष चले आ रहे हैं इस रीजन में, ये कम हो जाएंगे। बट सम नेबर्स फियर दैट साफ्टा इज द वे ऑफ इंडिया टू इन्वेड देयर मार्केट्स। बट जो आसपास की छोटी छोटी कंट्रीज हैं, मेनली हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश या चाइना की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि साफ्टा जो है वो एक तरह का भारत ने एक रास्ता निकाला है कि जिससे भारत जो है अपने आसपास के देशों में उसको बाज़ार मिल सके, कि अपने देश में वो जो सामान बना रहा है उसको बेचने के लिए उसको बाज़ार मिल सके, ठीक है, दिस इज़ द ओनली वे। तो ये ब्लेम करती हैं जो आसपास की कंट्रीज़ हैं। पीस एंड कोऑपरेशन, सम फील दैट सार्क हैड नॉट बीन सो सक्सेसफुल एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज़ समवट ओवरडाउट बाय द इंडो पाक पॉलिटिक्स। अब सार्क जो है वो सफल क्यों नहीं हो पाया, ठीक है, इसको जो सक्सेस मिलनी चाहिए थी वो क्यों नहीं मिल पाई, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स इन बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। इन दोनों में इतने ज़्यादा संघर्ष रहते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं कि एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं होते। दैट्स वाई जो सफलता इसको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। दिस इज समवट ट्रू सिंस द पास्ट एक्सपीरियंस, सो दैट सार्क समिट हैव जस्ट बीन रिड्यूस्ड टू प्लेटफॉर्म फॉर द फैसिलिटेटिंग द इंडो पाक डायलॉग्स। ओके, तो दोनों में ही कई बार इनकी कई मीटिंग्स में ऐसा हुआ कि बिना किसी कंक्लूजन के ही जो है वो मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते थे। ओके, चाइना एंड यूएस आर द की प्लेयर इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स। तो मेनली अगर हम बात कर रहे हैं कि सबसे बड़े जो खिलाड़ी हैं साउथ एशिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले, वो कौन है, यूएस और चाइना। ये हमेशा यही चाहते हैं कि कैसे इंटरफेयर किया जाए साउथ एशिया में, यहाँ की कंट्रीज को, यानी कि अब देखो कॉलोनियलिज्म था पहले, ठीक है, औपनिवेशवाद जो है चला हुआ था, तो दोबारा से इन देशों की ये कोशिश रहती है कि कैसे इन देशों को अपनी जो है कॉलोनी बना लिया जाए, ठीक है। यूएस इन्वॉल्व इन द रीजन हैज़ इंक्रीज आफ्टर द कोल्ड वॉर ईयर्स, यानी 1991 के बाद, ठीक है, यूएस ने जो है पूरा अपना इंटरफेयर करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है साउथ एशियन रीजन में। ओके, अब इसकी अगर हम छोटा सा अगर एग्जांपल लें इसका, तो वो ये रहेगा कि जब यूएस जो है वो हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता आ रहा है, ठीक है। अगर हम 1971 वॉर की बात करें, 1965 वॉर की बात करें, जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध था, तो हमेशा जो यूएस ने है वो पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, ठीक है। दैट्स वाई हमें किसकी सपोर्ट लेनी पड़ी थी, यूएसएसआर की सपोर्ट हमें लेनी पड़ी, कोल्ड वॉर इरा की अगर हम बात कर रहे हैं। तो अब ये जो साउथ एशियन रीजन है हमेशा से ही यूएस, चाइना और भी जितनी डेवलप्ड कंट्री हैं बड़ी बड़ी, सबके ये निशाने पर रहता है। ओके, सिनो इंडियन रिलेशन हैव इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली इन द लास्ट 10 years, बट चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद पाकिस्तान रिमेन्स अ मेजर इरिटेंट। अब अगर हम चाइना और इंडिया की बात कर रहे हैं, भारत और चीन पूरी कोशिश करते हैं कि हाँ रिलेशन जो है वो पिछले 10 साल से अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि 1962 के युद्ध के बाद ऐसा कोई मेजर इशू नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट इरा की बात कर रहे हैं तो अभी कुछ महीनों पहले ही चीन की तरफ से फिर से बॉर्डर पे जो है वो सैनिक प्रक्रिया तेज कर दी गई है, उसने अपनी फोर्सेस वहाँ पर भेजनी शुरू कर दी। यानी कुछ ना कुछ ऐसी छोटी मोटी घटनाएं जो है हमें डेली सुनने को मिलती हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो उससे पहले यानी कि अब मेन जो इनमें इशू रहा है कि चाइना की जो पार्टनरशिप है, जो भागीदारी है, वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहती है। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। Okay, in the recent years, India has shifted its attention from SAARC and is promoting other
forms to regional cooperation in the South Asian region like BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation। ठीक है, तो सार्क की बजाय अगर हम बात कर रहे हैं, हमारा जो अब ज़्यादा से ज़्यादा झुकाव है मेनली इंडिया का, वो किसकी तरफ है? बिम्स्टेक की तरफ है। बिम्स्टेक इज़ अ अदर ऑर्गेनाइजेशन, द फुल फॉर्म इज़ बे ऑफ बंगाल, यानी बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जो सभी देश मिलकर जो अपना एक प्रोडक्टिविटी करते हैं, व्यापार जो वहाँ पर करते हैं, उसको लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम था बिम्स्टेक। ठीक है, तो एज कंपेयर द सार्क, nowadays BIMSTEC is more prospective and increasable organization। ओके, तो सार्क की अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी एग्जिस्ट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसकी अब मीटिंग्स नहीं होती हैं या कुछ इसने अपनी एक्टिविटीज़ करना बंद कर दिया है, बट ये एक तरह से प्रभावहीन हो गया है। ठीक है, इसके बजाय बिम्स्टेक जो है अब ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनको भी अब बिम्स्टेक की तरफ से बुलाया गया था और सम्मानित जो है वो किया गया था। ओके, सो दैट इज़ ऑल योर चैप्टर अबाउट साउथ एशिया।